का मकसद है उसको मैं थोड़ा बता देता हूं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम अभिजीत सिंह हुआ। मैं पूर्व प्रत्याशी ढाका विधानसभा से आता हूं और प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखा है। जो अहम मुद्दे हैं वो है कि आज जो देश में महंगाई है, दूसरा बाढ़ में जो सरकार फेल हो रही है, तीसरा पप्पू यादव की शीघ्र रिहाई और चौथा निजीकरण जो हो रहा है LIC के ऊपर, इन्हीं के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो सबसे पहले मैं जो हम लोग बात करेंगे वो महंगाई के ऊपर बात करेंगे कि आज जो देश में जो महंगाई जो हो रही है, आज अगर एक तेल का भाव जो 100 रुपया और उससे ऊपर जा चुका है, डीजल का भाव 100 रुपया के करीब में जा चुका है और सरकार उस पर करीबन 68%, नोट कीजिएगा 68% टैक्स लेने का काम करती है। अगर इसी तेल को GST में डाल दिया जाए तो रेट बहुत कम हो जाएगा। डीजल के ऊपर आपका ट्रांसपोर्टेशन चलता है, किसान का खेती चलता है और उसके ऊपर भी आप 68% का टैक्स जोड़ के ले रहे हैं। तो हम लोग सरकार से अपील करते हैं कि ये टैक्स को कम करें और डीजल और पेट्रोल के दामों को कम किया जाए। साथ ही साथ रसोई गैस का जो मामला है, जिस पर कि इसी एनडीए सरकार की एक मंत्री ने अपना चूड़ी तोड़ने तक का काम किया, स्मृति ईरानी जी ने, तो उनको याद दिला देना चाहता हूं कि उस समय सिर्फ 300 रुपए का गैस का सिलेंडर था और आज 900 रुपए का हो गया है। तो क्या वो फिर से आज चूड़ी जो है वो नरेंद्र मोदी जी को देंगी? क्या वो अपने हाथ का चूड़ी खोल के नरेंद्र भाई मोदी को देंगी कि नहीं देंगी? तो तेल का दाम कम होना चाहिए। अगर तेल का दाम कम नहीं होता है तो जन अधिकार पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी और करती रहेगी। जहां तक निजीकरण का सवाल है, अभी केंद्र में एक समिति बनाई गई है जिसमें कि स्मृति ईरानी को भी रखा गया है। वैसी समितियों में पता नहीं उनके अंदर ऐसा क्या फाइनेंशियल गुण है जिसके कारण उनको रखा गया है। और एक निर्णय लिया गया है कि 1950 में जब 251 कंपनियों को मिला के LIC का गठन होता है, एक सरकारी कंपनी का गठन होता है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो करीबन 251 कंपनियां, अलग अलग बीमा की कंपनियां प्राइवेट थी और हमारे पूर्वजों ने उन सबों को जोड़ के उसको बेचने का काम कर रही है। उसका IPO लॉन्च करने की पूरी तैयारी है। अगर सरकार इसका IPO लॉन्च करती है तो सरकार को 1,71,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। वो पैसे किसके पास जाएंगे? वो पैसे उद्योगपतियों के पास जाएंगे। बैंक उनको कर्जा देगी और उसके कुछ महीनों के बाद उनको NPA साबित कर दिया जाएगा, नॉन प्रॉफिटेबल उनको साबित कर दिया जाएगा और उनके टैक्स को माफ कर, उनके लोन को माफ कर दिया जाएगा। विचित्र सी सरकार है। किसानों का KCC माफ करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के पास पैसा नहीं है, लेकिन अडानी, अंबानी और मोदी चौकसी का पैसा माफ करने के लिए LIC को बेचने का काम किया जा रहा है। आप निजीकरण की बात कर रहे हैं। जब UPA की सरकार थी उन्होंने हवाई जहाज, प्लेन पर निजीकरण किया। मुझे बताइए कितनी निजी कंपनियां अभी भी बची हुई हैं? सब बर्बाद हो गई, सबकी सब बर्बाद हो चुकी हैं। एक मेट्रो चलती है भोला कुआं से दिल्ली एयरपोर्ट तक, वो रिलायंस के अंतर्गत है। मुझे बताइए कि वो आज तक रिलायंस ने कभी नहीं कहा कि वो प्रॉफिट में है। तो आप क्यों प्राइवेट करना चाहते हो? प्राइवेट कंपनियों के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि सरकार की जो कंपनियां हैं जो नुकसान में हैं उनके पास जाते ही प्रॉफिट में आ जाएगा? ये पूरी तरीके से उद्योगपतियों की सरकार है। गरीब को मारने के लिए है, गरीब को कुचलने के लिए है, किसानों की हत्यारी सरकार है। इस सरकार के पास कोई नीति, कोई काम नहीं है। ये सिर्फ इनका जुमलाबाजी का सरकार है। कहाँ गया 15 लाख रुपया? कहाँ गया 15 लाख रुपया? क्यों नहीं दिया आपने 15 लाख रुपया किसी को? कहाँ गया काला धन? आज सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और धड़ाधड़ कंपनियों को बेचने का काम कर रही है। चाहे वो सेल हो, चाहे LIC हो, चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, कई बैंकों को बेचने का काम ये कर रही है। और नीतीश कुमार जी की बात करें तो हेलीकॉप्टर से बाढ़ का नजारा लेते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के हवाई जहाज सर्वे करते हैं। लेकिन बंजरिया में क्या स्थिति है? एक घर से दूसरे घर, एक गांव से दूसरे घर जाने के लिए, गांव में जाने के लिए नाव की सुविधा भी सरकार नहीं दे पाई है। और जब ये बाढ़ खत्म हो जाएगा, जब दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, तो एक रिपोर्ट बन के जाएगी कि हर प्रखंड में 10 को नाव दिया गया, फलाना फलाना चीज दिया गया और पूरे का पूरा कागज के ऊपर
बाढ़ का घोटाला होगा। बिहार में बाढ़ केवल घोटाला करने का एक जरिया बन चुका है। आज ढाका में क्या हो रहा है, गोवाबारी बलुआ का कभी भी बांध टूट सकता है, लेकिन आज तक प्रशासन वहां जाती नहीं है। सुगौली सिकराना नदी के आसपास की क्या स्थिति है, वहां भी बाढ़ से लोग त्रस्त है। संग्रामपुर में क्या स्थिति है, वहां भी बाढ़ से लोग त्रस्त है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि और एक अधिकारी, आप जनता दरबार लगाते हैं, वो खोखला दरबार है, वो पूरी तरीके से खोखला दरबार है। उस दरबार में कुछ नहीं होता है। उस दरबार में वही होता है कि जो सरकार के हित में रहेगा वही मुख्यमंत्री से मिलेगा। आप कंप्लेन लेते हैं बीडीओ और सीओ का, और फिर उसी बीडीओ सीओ को उसका कंप्लेन वापस कर देते हैं, और वो जब वो लोग दोबारा जाते हैं तो वही बीडीओ और वही सीओ दोबारा उन गरीबों का शोषण करते हैं। ये सरकार केवल और केवल लोगों को तोड़ने और ममोड़ने का काम कर रही है। ये सरकार के पास कोई नीति नहीं है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी से मेरा अनुरोध है कि अब आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। अब आपके बस में बिहार चलाना नहीं है। ये बिहार केवल और केवल एक ही व्यक्ति चला सकता है, वो है आदरणीय पप्पू यादव। पप्पू यादव से बेहतर नेता अभी बिहार में कोई नहीं है। पप्पू यादव ही एक ऐसा जननायक है जो इस बिहार को इस स्थिति से उठा के एक अच्छे विकासशील प्रदेश के बनाने के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। आज षड्यंत्र के तहत 32 साल पुराने मामले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के जननायक को जेल में डालने का काम किया गया। वहां सरकारी टीटी जज साहब के सामने कहते हैं कि हजूर ये 1993 से फरार हैं। मुझे ये बताइए, जब वो मधेपुरा से सांसद थे, जब उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, तो एसपी साहब को जब चिट्ठी जाता है कि फलाना एमपी फलाना सांसद जो है फलाने जगहों पे जाएगा, इतने बजे रात में यहाँ आराम करेगा, तो आप क्या भांग पी के सोए हुए थे एसपी साहब? जितने भी मधेपुरा और पूर्णिया के एसपी हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप कहते हो कि वो फरार थे 1993 से, 2013 में उनको बाइज्जत बरी किया कोर्ट ने, तब इस केस को क्यों नहीं खोला गया? जब वो कोरोना में लोगों की मदद कर रहे थे, जब ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, दवाई पहुंचा रहे थे, भूखे को खाना दे रहे थे, सेवादारी कर रहे थे, वो सही राजनीति कर रहे थे, तब आपने उनको एक षड्यंत्र के तहत जेल में डालने का काम किया, क्योंकि आपकी सरकार नंगी हो रही है। आपकी सरकार की विफलताओं को पप्पू यादव एम्बुलेंस घोटाला के जरिए आपको नंगा करने का काम कर रहा था। आज बक्सर के एमपी, चाहे सारण के एमपी, चाहे दरभंगा के एमपी, जिनके ऊपर पप्पू यादव जी ने एम्बुलेंस घोटाले का उजागर किया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? आज सरकार इस बात का जवाब दे कि एम्बुलेंस जो अपने घरों में तिरपाल से तोप के रखे हुए थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? सरकार इस बात को बताए। यहाँ मोतिहारी के अंदर भी आप सदर अस्पताल के पास चले जाइए, सदर अस्पताल के पीछे करीब 50 एम्बुलेंस अभी भी सड़ रहा है। इसके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? कोरोना में जो लोग मरे, जिनको ऑक्सीजन के कारण, दवाई के कारण, वेंटिलेटर के कारण, क्या मंगल पांडे जी के ऊपर, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए? अगर पप्पू यादव कुछ गलत कर रहे थे तो उन्हें अपने जेल में डालने का काम किया। तो जो लोग मरे हैं इस बिहार में, क्या उनके ऊपर, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर और मुख्यमंत्री के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार इसके ऊपर जवाब दे। सरकार केवल और केवल हमें धर्म और जाति के ऊपर बांटना चाहती है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएंगे। आपने तो 4 साल शहरों के नाम बदलने में और रामलला के नाम पे जमीन हड़पने में लगा दिया हजूर, और आज आपको जनसंख्या नियंत्रण की याद आ रही है? 4 साल में आपने क्या किया, पहले ये बताइए। 4 साल में ऐसी कौन सी योजनाएं थी जो यूपी के लोगों के घर घर तक पहुंचा, गरीबों के घर घर तक पहुंचा? उन योजनाओं की चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप? और हमारे पंचायती राज के मंत्री सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि पंचायती राज में 2 बच्चों वाला कानून लागू करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार के सदन में जितने भी विधायक और एमपी हैं, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, क्या वो पहले इस्तीफा करेंगे? और जिनको 1 बच्चा है, क्या सरकार उन्हें नौकरी की गारंटी देती है? पहले इसका जवाब दीजिए, उसके बाद अब इसको पंचायती राज में लेके आने का काम करेंगे। अगर कोई और सवाल हो तो